बहुत देर कर दी। मैं इसी रास्ते से रोज़ाना कॉलेज जाता था। रास्ते के एक मकान के दरवाजे पर एक तख्ती टंगी रहती जिस पर लिखा होता, किराए के लिए मकान खाली है। मैं उसे पढ़ता आगे बढ़ जाता। एक दिन उस दरवाजे के सामने से जब गुजरा तो मैं उसी स्थान पर जरबत खड़ा रह गया। दरवाज़ा खुला था और एक संगमरमर की मूर्ति सफ़ेद सुस्त स्लैक्स वो सफ़ेद कुर्ता पहने चौखट थामे खड़ी थी। उसकी नीली आंखों में एक मैग्नेटिक आकर्षण था। मैं खड़ा उसे सिर से पाँव तक निहार रहा था, तभी मुझे उसके खुले केशों से पानी की बूंदें टपकाती नजर आई और वो मूर्ति पलकें झपकाकर दूसरी ओर देखने लगी। मेरे शरीर में करंट सा झटका लगा और शर्मिंदा होकर आगे बढ़ गया। मन में आया कि उसने सोचा होगा कि कोई लोफर लड़का है। सफ़ेद स्लैक्स और सफ़ेद कुर्ते से ढका उसका संगमरमरी शरीर, लंबे सुनहरे केश, संतरे की फाक जैसे गुलाबी अधर, धनुष समान भौहें, हिरनी जैसी आंखें जो नीली थी, खड़ी नाक, नक्श, किताबी चेहरा, अजंता की तराशी हुई मूर्ति के समान गंभीरता इतनी जो चौखट थाम कर खड़ी हुई तो अड़ी खड़ी हो रही। मेरे उसके सामने खड़े होकर अपलक उसे निहारने की तिहाई को केवल उसने अपनी निगाहें दूसरी ओर फेर कर अवॉइड किया और मैं अपनी गलती पर खिसियाया हुआ उस नवयौवना के विषय में सोचता हुआ चलकर कॉलेज पहुंच गया। मैं तो उसे देखकर ही समझकर उसके निकट रुका था कि शायद इस मकान के मालिक ने दरवाजे पर संगमरमर की मूर्ति लाकर खड़ी की है, किंतु इतना गजब का सौंदर्य, इतना आकर्षण भी क्या किसी लड़की में भी हो सकता है जिसे देखकर सन्यासियों के हाथ की माला छूट जाए, दिलों की धड़कनें रुक जाए, सामने से गुजरता व्यक्ति हतप्रभ रह जाए, युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाए तो युद्ध थम जाए। ऐसे ही भी वो अजंता की प्रतिमूर्ति लड़की। मेरा मन क्लास में प्रोफेसर द्वारा दिए गए लेक्चर को नहीं सुन सका। मैं तो डूबा रहा उसी लड़की के विचारों में। डायरी सामने खुली रखी रही, जिसके सादे पेज पर हाथ में थामा पेन एक स्थान पर टिक कर रह गया। मैंने ना ही लेक्चर सुना ना ही नोट किया। केमिस्ट्री लेक्चर समाप्त होने पर मेरे साथी चंदन ने मेरी डायरी पर दृष्टि डाली तो चौंक कर कहा, अरे तुमने लेक्चर नोट नहीं किया? तभी बगल में बैठे मेरे दूसरे साथी नसीम ने भी यही प्रश्न किया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सुस्त लहजे में उत्तर दिया। बात आई गई हो गई और हम तीनों मित्र लेक्चर रूम से बाहर आ गए। आओ चलकर चाय पी जाए, संदर ने कहा और हम तीनों लोग कॉलेज गेट के बाहर बहलिया कैंटीन में जाकर बैठ गए। चाय आ गई, हम लोग चाय पीने लगे। संदर और नसीम क्लास में हुए लेक्चर मीथेन गैस पर चर्चा करते रहे, किंतु मैं चुप बैठा मॉल्स तथा शोरूम्स में सजाई गई मूर्तियों की भरती चौखट पर खड़ी उस जीवित अजंता जैसी मूर्ति के विचारों में खोया रहा। चाय समाप्त हुई, हम तीनों मित्र अपने अपने घरों की ओर चल दिए। दूसरे दिन प्रातः में शीघ्र स्नान करके तैयार होकर कॉलेज के समय से कुछ पहले घर से निकल पड़ा और तेज कदमों से उसी रास्ते पर चल पड़ा, किंतु उसका घर आने से पूर्व मैंने अपनी चाल धीमी कर ली और जब उसका घर निकट आया तो वो उसी प्रकार सफ़ेद लिबास में संगमरमर की मूर्ति की वहती चौखट थामे खड़ी थी। मैंने अपनी चाल धीमी कर ली और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसके निकट पहुंचा। मेरी और उसकी निगाहें टकराई। कुछ देर ठहरी, फिर वो कल की भती नज़रें झुकाकर सामने सड़क की ओर देखने लगी। मैं धीमे कदमों से उसको निहारता आगे बढ़ गया। ये सिलसिला रोज़ का था। मैं उसके दरवाजे से धीमे धीमे कदम बढ़ाता, उसे निहारता आगे बढ़ जाता और वो किसी संग तराश द्वारा तराशी मूर्ति के समान चौखट थामे चुप खड़ी रहती।
एक दिन जब मैं उसके द्वार के निकट पहुंचा तो उसने भरपूर निगाहों से मेरी ओर देखा और उसके अधरों पर मुस्कुराहट नजर आई। मैं भी मुस्कुराया। मैं तो खिल ही गया। इतने दिनों से किसी भले मानस की भांति उसे देखते हुए चुपचाप निकल जाने की साधना का प्रतिफल प्राप्त हुआ। मुझे देखकर उसके अधरों पर मुस्कुराहट तो आई, मैं भी उसके उत्तर में मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। कई दिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने का क्रम चलता रहा। मैंने सोचा उसका नाम तो पूछूं, कुछ बात करूं। अपनी बात के उत्तर में उसका जलतरंग सा स्वर संगीत बनकर जब मेरे कानों में पहुंचकर मेरे हृदय में उतर जाएगा तो मैं उसके स्वर संगीत के नशे में झूमने लगूंगा। दूसरे दिन जब उसके निकट पहुंचकर मैं ठहरा और पूछने का प्रयास किया तो मुंह से केवल आ पर से आगे एक शब्द भी तो मुंह से ना निकल सका। संकोच, दिल की बढ़ती हुई धड़कन, अधर आपस में चिपक गए और मैं कुछ भी ना बोल सका। इसी क्षण उसके भी अधर कुछ कहने का धड़धड़ाए थे, किंतु वो भी कुछ बोल ना सकी और मैं आगे बढ़ गया। मन में कुंठा लिए स्वयं पर खींचता झल्लाता चला जा रहा था कि मैं इतना संकोची कि एक साधारण सी बात, उसका नाम पूछना था, वो भी ना पूछ सका। दूसरे तीसरे दिन भी मेरी यही स्थिति रही। इधर कई दिनों से तुम चुप रहने लगे हो, ना पढ़ाई में रुचि ले रहे हो और ना ही साथ में बैठकर हंसी मजाक और जो तफरीह होती है उसमें ही रुचि लेते हो। कारण क्या है? आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? बताओ ना। चंदर और नसीम ने एक साथ प्रश्न किया। सुनना और जानना चाहते हो मेरी प्रॉब्लम? तो सुनो। अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई है परंतु बात अभी तक नहीं हो पाई। हम दोनों एक दूसरे को निहारते मुस्कुराते मन में ढेरों सपने सजाते धड़कते दिलों को बीच कुछ कह पाने को अधर धरधरा कर रह जाते। इतना संकोच कि ना वो कुछ कह पाती ना मैं कुछ पूछ पाता हूँ। मैं उसका नाम तक नहीं जान पाया हूँ और ना ही वो मेरे विषय में कुछ जानती है। किंतु मित्रों, उसको देखकर तो व्यक्ति चेतना ही खो पर बैठेगा। ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर ने संगमरमर को बहुत फुर्सत में तराशा होगा। उस लड़की का सिर से पांव तक अंग अंग पोर पोर ऐसा गढ़ा है कि साधु सन्यासी भी तपस्या तोड़कर उसमें लीन हो जाए। हम दोनों के बीच मुस्कुराहटों का सिलसिला ऐसा चला जो अभी भी चल रहा है। हिम्मत जुटा रहा हूँ कि उससे कुछ बात कर सकूं, किंतु साथियों, प्यार के एहसास के ये अनमोल्य पल, इनके आनंद की कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। मैंने अपने दोनों मित्रों को अपने हृदय का राज बता दिया। कहीं देर ना हो जाए, तुम हिम्मत जुटाकर उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते? चंदर ने सलाह दी। ये साले कायर बोल भी पाएंगे किसी लड़की से? एक बार ये अपनी छोटी बहन का एडमिशन एक गर्ल्स कॉलेज में कराने गए थे। जानते हो चंदर, वहाँ क्या हुआ? इन्हें वहाँ लड़कियों ने छेड़ दिया। एक बोली, क्या चाल है? दूसरी ने कहा, स्मार्ट है। और फिर ग्रुप में खड़ी सब लड़कियां हंस पड़ी। ये बेटा कोई उत्तर दिए बिना खिसियाए से चले आए। उसी समय नसीम ने चंदर को बताया, एक दिन हम तीनों साथी आईटी कॉलेज चौराहे पर खड़े आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। आईटी कॉलेज लड़कियों का बहुत बड़ा उच्च स्तरीय कॉलेज है। हम लोग बातों में व्यस्त थे। उसी समय कॉलेज की छुट्टी हो गई और लड़कियां झुंड में गेट से बाहर निकलने लगी। हम लोगों का ध्यान भी उसी ओर चला गया। उसी समय अचानक मेरी नज़र जिस लड़की पर टिकी वो वही अजंता की मूर्ति के समान चौखट थामे खड़ी मुझे रोजाना जो मिलती है, ये वही लड़की थी। मैंने तुरंत अपने मित्रों को उसे दिखाया। तभी चंदर और नसीम दोनों मित्रों ने मुझे धक्का देकर कहा, जाओ शीघ्र ही, यहाँ मौका है बात करने का। इस समय अकेली है, जाओ जल्दी। मेरे दोनों मित्र उसे देखते ही रह गए और बोले, वाह, ईश्वर की रचना की तारीफ के शब्द हमारे पास नहीं है। मैं आगे बढ़ा। वो सामने आ रही थी। मैं उसके निकट पहुंचकर ठहर गया। वो भी मुझे देखकर रुक गई। दोनों के अधरों पर मुस्कुराहट फैल गई तथा चेहरे पर प्रसन्नता की चमक दौड़ गई। उसके संगमरमरी चेहरे पर शर्म से गुलाबों की लाली छा गई। वो कभी मुझे देखती तो कभी शर्माकर नजरें झुका लेती। मैंने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि अचानक उसकी एक
क्लास फेलो तीव्र गति से चलकर आई और उसका हाथ पकड़कर घसीटती हुई एक और ले जाते समय कहने लगी, तुम यहाँ नई आई हो। इस चौराहे पर रोज ही लड़कियाँ के चक्कर में लोफर लड़के आकर खड़े हो जाते हैं तथा छेड़छाड़ करते हैं। वो तुमसे क्या कह रहा था? वो लोफर नहीं है, उसने गंभीरता से उत्तर दिया। क्या तुम उसे जानते हो? क्लास फेलो ने प्रश्न किया। हाँ नहीं, उसने उत्तर दिया। अरे वाह, ये क्या बात हुई? हाँ भी ना भी, मगर एक बात तो है सखी, लड़का जमता है, बिल्कुल फिल्मी हीरो किशोर कुमार की ट्रू कॉपी है। क्या तू उसे पसंद करती है? इसीलिए उसके निकट रुककर कुछ बात करना चाहती थी। यदि ऐसा है तो मैंने पाप किया है, दो ढरकते प्रेमी दिलों को मिलने नहीं दिया। हाय, मैं भी कितनी पागल हूँ जो स्थिति को समझे बिना तेरा हाथ पकड़कर घसीट लाई और उसे दूर कर दिया। क्लास फेलो ने सॉरी कहा, किंतु उसने क्लास फेलो की बात का उत्तर दिए बिना सामने से आते ऑटो को हाथ देकर रोका और दोनों उसमें बैठकर चली गई। मैं उसकी क्लास फेलो द्वारा कहा गया लोफर शब्द सुनकर पलट पड़ा और युद्धों में हारे हुए सिपाही की भती थका थका सा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता चंदर और नसीम के पास आ गया, जो समाने कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे, साथ ही मेरी गतिविधियों पर दृष्टि जमाए थे। उन दोनों ने भी देख लिया था कि एक लड़की उसका हाथ पकड़कर दूसरी ओर ले गई थी। ये कौन चुड़ैल थी जो बीच में फाद कर सब भरभंड कर गई? नसीब ने अपनी हरदोई वाली ऐसी भाषा में कहा। सब लोग चुप रहे। चंदर और मैंने अपनी साइकिलें उठाई। चंदर महानगर अपने घर की ओर चले गए और मैं नसीम की साइकिल के आगे डंडे पर बिठाकर सिया कॉलेज के सामने प्राइवेट हॉस्टल कसाना के सामने उतरकर गोमती नदी के शाही पुल से होता हुआ चौपटिया रोड अपने घर की ओर चल दिया। मेरे पिता पुलिस ऑफिसर थे जिनकी पोस्टिंग कोतवाली चौक में थी। उनके स्तंभ कांग्रेसी नेता के कुमार सक्सेना से थे जिनकी बिल्डिंग मोहल्ला सरायमाली खा चौपटिया रोड पर थी। उसी बिल्डिंग के एक पोर्शन में हम लोग किराए पर रहते थे। वो भी इसी मोहल्ले में इसी रोड पर किराए के मकान में आई थी। उसके पिता भी किसी सरकारी विभाग में अधिकारी थे। पढ़ाई का सेशन चलता रहा। हम दोनों के दिलों की धड़कनें आपस में सिमट कर एक हो जाने की आस में बढ़ती रही। मुस्कुराहटों का सिलसिला बढ़ता गया। मिलन की आस विश्वास में कब बदलेगी इसकी प्रतीक्षा में समय बीतने लगा। तभी सर्दियों का मौसम आ गया और सरकार द्वारा सभी कॉलेजों में खेले गए सिलेक्टेड नाटकों को प्रस्तुत करने हेतु स्टेडियम में कल्चरल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम तीनों मित्र पास इशू करवाकर कल्चरल कार्यक्रम देखने स्टेडियम पहुंच गए, जहां भव्य पेंडल के नीचे बहुत बड़ा स्टेज सजा था जो पर्दों से ढका था। कुछ देर बाद बारी बारी कई पर्दे उठते चले गए, जहां स्टेज की छत पर लगी रंग बिरंगी लाइटों फोकस से डाइस झिलमिला उठा। कार्यक्रम राष्ट्रगान से प्रारंभ होकर किसी कॉलेज द्वारा हास्य व्यंग पर नाटक प्रस्तुत किया गया, किसी ने मजदूर समस्या पर मंचन किया। हमारे शिया कॉलेज द्वारा भारत पाक युद्ध का वो दृश्य प्रस्तुत किया गया जिसमें भारतीय सैनिकों द्वारा सीमा पर पाक चौकी को तबाह करते दर्शाया गया था। शिया कॉलेज के मंचन के उपरांत IT कॉलेज द्वारा मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम पर नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का रोल एक लड़की द्वारा किया गया। वो लड़की कृष्ण वेशभूषा में सिर पर मोरपंख लगाए अंधेरों पर बांसुरी रखे, जिससे निकलने वाला मोहक स्वर संगीत पार्टी द्वारा निकला जा रहा था। उनके सम्मुख दर्शकों की ओर पीठ किए सफ़ेद साड़ी में बैठी मीरा एक तारा बजाकर भक्ति भोजन गा रही थी। कृष्ण वेशधारी लड़की को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि ये लड़की वही है जो उसका हाथ पकड़कर मेरे सामने से उसे घसीटकर अलग मुझसे दूर ले गई थी। तब तक पर्दा गिर गया। कुछ देर बाद जब पर्दा उठा तो मीराबाई दर्शकों के सम्मुख बैठी एक तारा बजाकर भोजन गा रही थी तथा कृष्ण वेशधारी लड़की साइड पोज में खड़ी थी। मंच पर ऊपर से रंग बिरंगी रोशनी की किरणों के उपरांत अचानक सफ़ेद फोकस के घेरे में मीरा और श्याम थे। मैं तो अनायास अपनी सीट से उछल पड़ा। तभी चंदर ने बिगड़ कर कहा, क्या करते हो, लोग क्या कहेंगे कि
कितने असंभव है ये लोग। मैंने चंदर की बात की अनसुनी करते हुए कहा, सुनो तो, ये मीराबाई का अभिनय मेरी बाली कर रही है। देखो तो चंदर, इस अभिनय में भी वो सौंदर्य के चरम बिंदु पर है और उसका स्वर कितना सुरीला, मनमोहक तथा हृदयग्राही है। ध्यान से सुनो तो, वो भोजन में कृष्ण प्रेम को किन शब्दों में व्यक्त कर रही है। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरी, दर्द ना जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलू, वेद मिलो नहीं कोई। घायल की गति घायल जाने जो घायल होए, जौहरी की गोती जौहरी जाने की जिन जौहर होए। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। मैं तो उसे अभी तक सुंदरता की देवी बीनस समझ रहा था और उसके मुख से निकलने वाले स्वर को सुनने को तरस रहा था। आज उसका कोयल सा सुरीला स्वर जिसमें प्रस्तुत कर रही थी, किंतु मुझे उसके मुख से निकले प्रेम की अभिव्यक्ति भरे शब्द, उसकी अपनी अंतर आत्मा के शब्द महसूस हो रहे थे। वो मीरा के अभिनय में वास्तविक मीरा लग रही थी। उसकी इस अदाकारी पर दर्शकों द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट ने उसे सफल अभिनेत्री बना दिया। उधर नाटक में वो मीरा का अभिनय करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति में लीन थी और मैं उसके प्रेम वो उसमें लीन था। मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मोहनलाल मिश्र, धीरज नाट्य मंचन लेखन के महान व्यक्तित्व व महान पंडित द्वारा प्रथम पुरस्कार आईटी कॉलेज द्वारा प्रस्तुत नाटक मीरा के शाम को तथा द्वितीय पुरस्कार शिया कॉलेज द्वारा हिंदो पाक युद्धों को प्राप्त हुआ। चौपटिया रोड पर उसके घर के सामने एक घर में जो परिवार रहता था, उस परिवार की स्वास्थ्य वयोवृद्ध महिला का बस एक ही कार्य था कि वो प्रातः होते ही घर से निकलकर अपने दरवाजे की दहलीज पर आकर बैठ जाती और रोड से निकलने वालों तथा मोहल्ले के लोगों, लड़के लड़कियों को ताड़ा करती कि कौन किससे बात करता है, कहा जाता है तथा घरों घरों जाकर एक घर की बातें दूसरे घर बताना। ये समझो कि वो मोहल्ला खबरी थी। लोग उससे बचकर निकलने में ही भलाई समझते थे। जब मैं उस चौखट में खड़ी अजंता की मूर्ति के निकट से गुजरता तो उस खबरी वृद्ध की नज़रें हम दोनों पर ही टिकी रहती। अक्सर जब मैं उसके निकट पहुंचता तो वो पूछ बैठती, भैया क्या टाइम हुआ है। मैं उसे टाइम बता देता, किंतु मन में कूद जाता कि कहाँ नसेट लगा दी और आगे बढ़ जाता। एक दिन मैंने सोचा कि जब हम दोनों की कुछ बात नहीं हो पा रही है तो मैं उसे एक पत्र लिखूं जिसमें अपने मन में उमड़ रहे प्रेम के सैलाब में उसे भी सराबोर कर दूं तथा जब उसके निकट से गुजरूंगा तब वो पत्र उसे थमा दूंगा। फिर मैंने उसे पत्र लिख ही डाला, प्रिया, एक बार मुस्कुरा कर अपना नाम तो बता दो, मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं? आपको अजंता की मूर्ति लिखूं अथवा संगमरमर में शिल्पकार द्वारा तराशी हुई प्रतिभा लिखूं? सौंदर्य की देवी बीनस लिखूं? हैरान हो कि आपको लिखूं तो क्या लिखूं, क्योंकि आप तो किसी ब्यूटी कंटेस्ट से भी काफ़ी ऊपर है। पहले दिन जब आपको चौखट में थामे सफ़ेद लिबास में खड़ी देखा तो मैं यही सोचकर आपके निकट रुककर देखने लगा था कि शायद मकान मालिक ने दरवाजे पर संगमरमर की कोई मूर्ति खड़ी कर दी है। और जब आपके शरीर में कंपन देखा तो मैं शर्मिंदा होकर आगे बढ़ गया था कि ये लड़की मेरे विषय में क्या सोचेगी। कोई लोफर या बदतमीज है जो इस प्रकार रुक कर देख रहा है। उस दिन की इस हरकत की क्षमा चाहता हूँ। मैं जब आपके निकट से गुजरता हूँ तो बहुत कुछ सोचकर आता हूँ कि आपका नाम अवश्य पूछूंगा तथा अपना प्रेम प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और उत्तर में आपकी स्वीकारोक्ति में हाँ का स्वर जलतरंग सी ध्वनि उत्पन्न करके मेरी आत्मा में समाकर एक नशा सा भर देगा। किंतु जब आपके निकट पहुंचता हूँ तो हृदय की धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि घबराहट और संकोचवश एक शब्द भी बोल पाने में असमर्थ हो जाता हूँ। दूसरा डर, सामने अपने घर की दहलीज पर बैठी हम दोनों का ध्यान से देखती
प्रेतात्मा जैसी वृद्ध कर रहता है। शायद यही स्थिति आपकी भी होगी, क्योंकि आपके भी अधर कुछ कहने के प्रयास में धड़धड़ाते हैं, किंतु कुछ कह नहीं पाते। यदि आप मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। मेरे मन में सदैव यही विचार समुद्र में उठने वाली लहरों की भांति उठते रहते हैं कि हम दोनों किसी पार्क में या शहीद स्मारक के निकट किसी नाव में बैठकर गोमती नदी की सैर करें और मन में दबी बातें करें। स्टेडियम में प्रस्तुत नाटक में मीराबाई के अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था और मुझे पागल। मैं आपको अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, किंतु ये तभी संभव हो सकेगा यदि आपके मन में भी यही प्रेम भाव हो जो मुझे आपका दीवाना बनाए है। यदि आपके मन में भी प्रेम का अंकुर उपजा है हो तो इस पत्र को पढ़कर हजरतगंज के क्वालिटी रेस्टोरेंट में कल दिन में 2 बजे मिलिएगा, जहां एकांत में बैठकर कुछ मन की बातें होगी। मैं 3 बजे तक आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यदि आप नहीं आई तो समझूंगा कि मेरी आराधना व्यर्थ गई, किंतु मेरे मन में जो प्रेम आपके प्रति उपजा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकेगा। मीरा का कान्हा के प्रति एक तरफा प्रेम ही तो था, उसी प्रकार मैं भी आपकी तस्वीर मन में सदैव बसाए रहूंगा। पत्र समाप्त करता हूँ आपकी प्रतीक्षा में, तुम्हारा अपना ही। पत्र मोड़कर मैंने अपनी पेंट की चोर जेब में रख लिया। दूसरे दिन जब मैं उसके निकट पहुंचा तो पत्र मेरे हाथ की मुट्ठी में दबा था। वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, किंतु मेरा हाथ कांपने लगा और उसे पत्र देने की हिम्मत ना जुटा सका। सामने बैठी वृद्ध निगाहें हम दोनों पर गड़ाए थे। रोजाना कॉलेज के समय पर जब उसके निकट से गुजरता, पत्र हाथ में होता, किंतु कभी हिम्मत ना होती। कभी वो वृद्ध सामने देख रही होती तो कभी मोहल्ले का कोई व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा होता और मैं पत्र मुट्ठी में दावे आगे बढ़ जाता। एक दिन मैंने पत्र देने को अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसने भी इधर उधर देखकर अपना हाथ मेरे हाथ से पत्र लेने हेतु बढ़ाया। क्षण भर में पत्र उसके हाथ में पहुंचने वाला था, तभी अचानक घर के अंदर से उसकी छोटी बहन दीदी दीदी कहती दौड़ती हुई आ गई और हम दोनों के हाथ अपने अपने स्थान पर वापस हो गए। मैं आगे बढ़ गया। दूसरे दिन प्रातः देखा तो उसके घर पर ताला लगा था। मैंने सोचा शायद वो लोग कहीं गए हो। 1 सप्ताह उपरांत ताला खोला, किंतु वो दरवाजे पर नहीं मिली। मैं विक्षिप्त हो सा आगे बढ़ गया। मेरे पिताजी के पास एक विवाह समारोह का कार्ड आया तो वो मुझसे कहने लगे, मैं ड्यूटी के कारण वहाँ नहीं जा पाऊँगा, तुम जाकर फंक्शन अटेंड कर लेना। फंक्शन 2 दिन बाद था। गोमती नदी किनारे बहुत बड़ा फंक्शन था। मैं फंक्शन अटेंड करने पहुँच गया। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था, भीड़ भी बहुत थी। मैं चारों ओर किसी परिचित की खोज में दृष्टि दौड़ा रहा था कि अनायास ही मेरी दृष्टि एक फूलों से लदे झाड़ पर पड़ी, जिसके निकट वो अकेली खड़ी थी। उसे देखकर मेरे हृदय वो मन मस्तिष्क में हलचल मच गई। प्रसन्नता के ठिकाना न रहा और मैं धड़कते हृदय से उसकी ओर बढ़ता चला गया। वो पत्र मेरी पैंट की टिकट पॉकेट में सदैव रहता था, जिसे जेब से निकालकर मैंने मुट्ठी में दाब लिया और उसके निकट पहुंच गया। मेरे अधरों पर प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट थी कि आज एकांत में बैठकर मन की बातें होंगी। कुछ मैं अपने मन की बात करूंगा, वो भी अपने मन की बात करेगी, किंतु मुझे एकांत में इतना निकट पाकर भी उसके अधर नहीं मुस्कुराए। वो मुझे स्थिर दृष्टि से निरंतर देखे जाती। उसका चेहरा मुरझाया और सुस्त था। मुझे बूझे शांत अधर, हिरनी जैसी आंखें मुझे देखकर उनमें पानी भर आया, जिसके 2 बूंद घाड़ पर टपक गए। मैंने पत्र देने हेतु अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, किंतु उसने पत्र लेने को अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसकी भीगी पलकों, धड़धड़ाते अधरों और रंधे गले से एक ही स्वर फूटा, तुमने बहुत देर कर दी। मैंने बहुत प्रतीक्षा की। पिता का आदेश मानना भी संतान का धर्म है। उसी समय एक नवयुवक ने पुकारा, ऋषिका आओ चले। भीगी पलकें उठाकर मुझे अपलोक देखते हुए बूझे बूझे स्वर में वो केवल इतना ही कह सकी, वो मेरा मंगेतर है। इतना कहकर वो भीगी आंखें लिए आहिस्ता आहिस्ता थके थके कदम बढ़ाती मुझसे दूर होती चली गई और मैं झटपट स्तब्ध खड़ा उसे अपने आप से दूर जाता देखता रहा। बस उसे देखता ही रह गया, अपने आप से दूर जाता हुआ।